हम तो मोहब्बत करते हैं तुमसे, मुझको है बस इतना खबर, दिल में समा जा, हाँ पास आ जा, दिलबर मेरे हम नवा, ओ दिल है कि मानता नहीं, ये बेकरारी क्यों हो रही है, ये जानता ही नहीं, हो दिल है कि मानता नहीं। नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं सत्यम ठाकुर स्वागत करता हूं आप लोगों को दरोगा अड्डा पे। और मैंने इसके बारे में उत्तर वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल, इसके बारे में आज मेरा वीडियो है और इसको आप लोग अच्छे से देखें ताकि आपको इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न है वो ना छूटे, किसी भी कीमत पर आपका प्रश्न ना छूटे। और हम विश्वास दिलाते हैं कि हमारा सेशन है, इसको अगर आप अच्छे से करते हैं तो आपका इससे प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक है। चाहे वो बीपीएससी पीटी हो, बिहार एसआई हो, यूपीएसआई हो, सेंट्रल वाला एसएससी हो, बिहार वाला एसएससी हो, बिहार सचिवालय हो, एसएससी जीडी हो, रेलवे हो, कोई भी परीक्षा जिसमें ऑब्जेक्टिव वाला जीके पूछा जाता है, हमारे सेशन से ज़रूर देखने को मिलेंगे। आप लोग कंटिन्यू रहें और आपको बिल्कुल इससे लाभ होगा, ये हम आशा करते हैं और आपके लिए मेरा शुभकामना रहेगा। तो हम उत्तर वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल के बारे में जानेंगे कि वैदिक काल दो वर्गों में विभाजित है। सबसे पहले मैंने इससे पिछले वीडियो में वैदिक काल बताया है, तो उसमें मैंने बताया कि वैदिक काल दो वर्गों में विभाजित है, उत्तर वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल पहला हो गया, और दूसरा होता है ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल। यहाँ पे गलत है, यहाँ पे ऋग होगा, ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल का जो समय है वो आपका 1500 से 1000 ईसा पूर्व है, लेकिन अगर हम उत्तर वैदिक काल की बात करें तो वह 1000 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। तो चलिए प्रारंभ करेंगे कि क्या ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल का जो समय था, कैसा उसका सामाजिक जीवन था, क्या उसका आर्थिक जीवन था, क्या उसका धार्मिक जीवन था, क्या राजनीतिक जीवन था, इसके बारे में हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। आज समझते चलेंगे, एकदम पढ़ाई को बोर्डिंग की तरह नहीं समझेंगे, बोर नहीं होना है, एकदम आराम से समझ के और याद करेंगे, ठीक है। यही मेरा मकसद है कि आप लोगों को हम याद करवाएं ताकि आपको कुछ फ़ायदा हो। तो चलिए देखिए, राजनीतिक जीवन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले यह देखा जाता है कि राजनीतिक जीवन में अगर हम बात करें तो लोग उस समय कोई राजतंत्र, ना ही राजतंत्र देखने को मिलता है। इधर प्राचीन काल में अगर हम प्राचीन काल की बात करें तो कोई राजतंत्र या लोकतंत्र देखने को विशेष रूप से मिलता ही नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा राजतंत्र जो है वो वैदिक काल में, जिसमें ऋग वैदिक काल में देखने को मिलता है, या उत्तर वैदिक काल पूर्व वैदिक काल में आपको देखने को मिलता है। इसमें यही है कि लोग इसमें राजनीतिक जीवन में जो इसका न्याय होता था, राजा शासन करते थे, ऐसा कुछ हम लोग सोचते हैं कि करते होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ लोग एक कबीले बनाकर रहते थे। कबीला मतलब कि एक बहुत बड़ा समूह होता था, उस कबीला में लोग रहते थे और रहने के साथ साथ वहाँ लोग एक संगठन के माध्यम से रहते थे। राजा एक होता था जिसको राजन कहते थे, ठीक है, लेकिन वो राजा किसी काम का नहीं हुआ करते थे, उनका सब कुछ अधिकार सीमित होता था, ठीक है। जो भी था वो कबीला के जो सदस्य लोग थे वो लोग अपना आपस में सब कुछ के अन्याय करने के लिए बहुत सारा समिति बनाया गया था, बहुत सारा पद था, अलग अलग पद, उसी सब को मिलाकर और न्याय और साथ ही साथ आपसे कहते जो राजा का जो काम होता है, एक प्रशासन चलाने का काम था, वो उन्हीं लोगों के माध्यम से किया जाता था। यही मूल रूप से हम जानेंगे, ठीक है। तो कबीलाई लोग था, उसमें लोग क्या होता था कि एक कबीला से दूसरे कबीला को लोग लूट मार करके वहाँ से लोग धन को अर्जित करने का काम करते थे, ठीक है। लूट मार करके, कोई खास सेना भी नहीं था उस समय, ठीक है, कोई खास सेना भी नहीं, क्योंकि सेना रखने के लिए अधिक मात्रा में धन चाहिए होगा, और जो कि उस समय नहीं था। उस समय जो आर्थिक जीवन था वो पशुपालन पर आधारित था,
पशुपालन पर आधारित था और कृषि जो है वो प्रारंभ हो रहा था, नियमित कृषि नहीं था, जिसको लेकर कर लोग जो देते थे, जो टैक्स लोग देते थे वह अपना मर्जी से देते थे, जिसको बलि कहा जाता था, अपना मर्जी से लोग देते थे, ठीक है, कोई ज़बरदस्ती कर लेने का काम नहीं होता था। तो इसके बारे में हम विशेष रूप से जानेंगे। तो आइए देखते हैं। सेना भी सुव्यवस्थित सेना नहीं था, क्योंकि उसको रखने के लिए काफ़ी धन की ज़रूरत होता है। और उस समय जब अगर कोई कबीला एक कबीला से दूसरे कबीला में अगर लूट मार होता था तो उस समय कुछ सेना बना लिया जाता था, तत्कालीन सेना जो पैदल हुआ करती थी और साथ ही साथ घोड़ा के माध्यम से भी चलाया जाता था, ठीक है। तो ये भी सब देखने को मिलता है। तो हम इसके बारे में विशेष रूप से चर्चा करेंगे, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बताएं राजनीतिक जीवन कबीलाई था, कबीला में लोग रहा करते थे, ठीक है। और अर्थ कबीला का मतलब क्या हुआ? कबीला का मतलब कबीला बनाकर, यानी कि जन, माने कि कबीला के में जो लोग रहते थे वह जन होता था, उसको जन कहते थे कबीला के लोगों का, कि काफ़ी कबीला जो था वो काफ़ी बड़ा हुआ करता था, ठीक है, काफ़ी लोग उसमें रहते थे, ठीक है। और सबसे बड़ा, अब देखिए, कबीला चलाने के लिए राजा तो था ही, लेकिन वो कबीला नहीं चलाता था, मूल रूप से एक राजा मान लिया जाता था, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें तो सब उसमें कुछ अधिकारी था, राजा की मदद के लिए कुछ अधिकारी हुआ करते थे। तो देखिए, सबसे बड़ा अधिकारी की बात करें तो वो राजन होता था, राजा कबीला का। क्लियर हो गया? कबीला का सबसे बड़ा अधिकारी राजा होता था, जिसको राजन कहते थे, ठीक है। उसके पास ना सेना था ना न्यायाधिकार था, न सेना रखने की क्या कहें, मतलब कि रखता ही नहीं था लोग, क्योंकि धन था नहीं, और ना ही उसको न्याय रखने का अधिकार था राजा को, ठीक है। सहायता के लिए बहुत सारा पोस्ट था, सहायता के लिए बहुत सारा समितियां थी, जिसमें कि सभा, समिति, विदत और गण शामिल थे। कौन कौन थे? सभा, समिति, विदत और गण। इन लोगों का क्या काम था? इन लोगों का काम क्या था, इसके बारे में हम जानेंगे। चलिए, देखिए, समिति जो था ना, उसका काम था कि आम सभा की संस्था करना। समिति एगो आम सभा का संस्था था, ठीक है। उसमें क्या होता था? समिति आम सभा का संस्था, जिसमें सभी लोग उसमें मूल रूप से आम जनता लोग भी उसमें भाग लेते थे। उसका न्याय, उसके लिए विशेष रूप से जो भी कुछ किया जाता था वह समिति के माध्यम से, जिसमें आम लोगों के लिए किया जाता था, ठीक है। इसमें महिला पुरुष दोनों भाग ले सकती थी। क्लियर हो गया? समिति में आम लोगों की संस्था थी, समिति आम लोगों की संस्था थी, महिला पुरुष दोनों भाग लेते थे। क्लियर? सभा की बात करें तो कुलीनों की संस्था थी। सभा, यह कुलीन का मतलब उच्च वर्ग, जो काफ़ी दुर्ग में लोग रहते थे। दुर्ग मतलब क्या? महलों में जो लोग रहते थे उनके लिए ये संस्था थी, ठीक है, सभा। तो कुलीन लोगों के लिए था, और यह इसमें गिने चुने लोगों का ही इसमें जो संस्था था, लोग भाग लेते थे, गिने चुने लोग, इसलिए काफ़ी छोटा संस्था था। इसको हम छोटी संस्था भी कहेंगे, सभा को, ठीक है। विदत की अगर हम बात कर ले तो सबसे प्राचीन संस्था, सबसे पुराना विदत था, ठीक है। संस्था किसके लिए था और क्यों था? तो यह ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल के, यह जो है राजनीतिक जीवन की लिए हम पढ़ रहे हैं। तो राजनीतिक जीवन के बारे में यही सब हमको पढ़ना है, वही हम जानेंगे। तो विदत जो था सबसे प्राचीन था, यह भी हम देख लिए। लेकिन और ये था किस लिए? तो जितना भी उपज होता था, उपजा होता था, थोड़ा बहुत कृषि हुआ करता था, तो उपज का हिसाब किताब, या फिर एक कबीला से दूसरे कबीला में अगर लूट मार होता था, उसका बंटवारा करने के लिए यह विदत हुआ करता था, ठीक है। तो उपज का बंटवारा और कबीला का बंटवारा के लिए जो था, कबीला में जो लूटपाट होता था उसके लिए। एक बात और, विदत में भी महिला पुरुष दोनों भाग लेती थी उस समय। देखिए, ऋग वैदिक काल और जो पूर्व वैदिक काल है, खासकर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति काफ़ी अच्छी थी। पढ़ने का भी अधिकार था, उनका पति मर जाए तो शादी करने का भी अधिकार था, बाल विवाह नहीं होता था, दहेज प्रथा नहीं था, काफ़ी अच्छा मतलब महिलाओं की स्थिति थी, ठीक है। गण, अब देखिए हमने क्या देखा? समिति को देखा कि आम लोगों की संस्था था, इसमें महिला पुरुष दोनों भाग लेता था। सभा को देखा कि कुलीन लोगों का संस्था था, उच्च वर्गीय जो गिने चुने लोग होते थे उनकी संस्था था। विदत के बारे में देखें कि सबसे प्राचीन, जितना भी हिसाब किताब होता था कृषि का, चाहे पशुपालन का, या लूट मार करके लोग लाते थे, उसका हिसाब किताब के लिए विदत हुआ करता था। गण था, कुलीनों के समान ही था। गण जो था वो कुलीन के जैसा ही था। इसमें भी कहीं ना कहीं उच्च वर्गीय लोग ही शामिल होते थे, ठीक है। अब एक चीज़ और देख दे हम आपको बता दें कि सभा और समिति
का आप लोग पढ़े हुए हैं कि प्रजापति की 2 पुत्री के बारे में चर्चा है, तो यह किस वेद में मिलता है इसका वर्णन? तो अथर्ववेद में मिलता है, याद रखेंगे। सभास और समिति प्रजापति की 2 पुत्री, इसका वर्णन अथर्ववेद में हमको देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम बात करें कि ये लोग तो थे ही इधर, समिति, सभा, विदत और गण, लेकिन इतना ही से काम नहीं चलता था राजा की मदद के लिए, कुछ और मदद चाहिए होता था राजा को, जिसके लिए कुछ और अधिकारी हुआ करते थे उस समय। पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल में कुछ और अधिकारी हुआ करते थे, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट रत्निन था। ठीक है, वो अधिकारी था राजा का सलाह, राजा को सलाह देता था। रत्निन क्या करते थे? वह राजा को सलाह देने का काम करता था रत्निन। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। पुरोहित, देखिए पुरोहित का क्या काम था? अब पुरोहित माने पंडित जी। ठीक है, तो उसमें क्या होता था कि राजा को धार्मिक शिक्षा और धार्मिक जानकारी के लिए, मदद के लिए पुरोहित एक पोस्ट बनाया हुआ था। तो राजा को धार्मिक सलाह देने के लिए यह पुरोहित पद था। सेनानी कौन था? सेना प्रमुख सेनानी हुआ करता था। ठीक है, चलिए पूरब कौन था? तो दुर्ग की रक्षा करता था। देखिए पूरब जो है ना, दुर्ग मतलब हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि दुर्ग जो था, वह दुर्ग आपको कहीं ना कहीं जो उच्च वर्गीय लोग थे, जो काफ़ी VIPs लोग जो थे, उनके लिए यह देखने को मिलता था। ठीक है, तो दुर्ग की रक्षा के लिए पूरब था। क्लियर? अब चलिए अस्पस कौन था? तो गुप्तचर था। अस्पस कौन था? गुप्तचर था। गुप्तचर मतलब कि अभी क्या है, इंडिया का गुप्तचर कौन कौन है? रॉ हो गया, उसके बाद IB हो गया, इंटेलिजेंस ब्यूरो, CBI हो गया। ठीक है, ये लोग है, CID है। तो अभी उस समय गुप्तचर अस्पष्ट हुआ करता था। क्लियर? लेकिन नियमित सेना का अभाव था, नियमित सेना नहीं था। नियमित सेना रखने के लिए राजा को अधिक मात्रा में धन का जरूरत है, राजा को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में धन की जरूरत हुआ करता था, जो कि नहीं था। और कभी भी थोड़ा बहुत युद्ध का ये होता था, कबीला एक दूसरे से लड़ाई होता था, तो उसी समय तत्काल में कुछ लोगों को बुला के, मंगरुआ झगरुआ सबको बुला के सेना बना लिया जाता कि चलिए लड़िएगा, कुछ उसमें आपको बेनिफिट होगा। तो उसी समय तत्कालीन सेवा था, सेना का मतलब यूज होता था, लेकिन नियमित सेना नहीं था। सेना कैसा होता था? तो पैदल और घोड़सवारी, कभी कभी पैदलों चल देता था यहाँ से हिल ले, कभी कभी घोड़ा से भी चल देता था। तो सेना पैदल और घोड़ा दोनों थे। ठीक है, अब अगर बात करें तो मुख्य पेशा पशुपालन था, क्योंकि उस समय तक कृषि, हमने आपको बताया अगर मुख्य पेशा की बात करें पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल का, तो वह आपसे कह दे कि हम ये था पशुपालन था। कृषि का उस समय उतना वो नहीं था, कृषि उस समय डेवलप नहीं हुआ था, थोड़ा बहुत होता था। ठीक है, तो पशुपालन था। क्योंकि कर बहुत कम लिया जाता था, टैक्स बहुत कम लिया जाता था। अब कुछ था ही नहीं, अब किससे टैक्स लेगा सर? राजा चाहे कोई भी टैक्स किससे लेगा भाई? और कब एक बलि नाम का कर लिया जाता था उस समय, इनकम तो था ही नहीं, तो टैक्स लेगा कहाँ से आदमी? ठीक है, तो एक बलि नाम का टैक्स लिया जाता था कर, जो जनता के इच्छा के अनुरूप था। स्वेच्छा से अगर आपको देना है तो दीजिए, ताकि राजा आपका हेल्प कर सके, राजा आपकी देख रेख कर सके, बाहरी जो आक्रमण है उससे आपको बचा सके। कर अभी भी क्यों लिया जाता था? अभी अगर भारत सरकार हमसे टैक्स लेता है तो क्यों लेता है? कारण है, भारत सरकार का टैक्स लेने के पीछे रीज़न यही है कि हम लोग जो चैन सुख चैन से रहते हैं, चाहे सब कुछ है, उसके लिए मिसाइल खरीदता है, एक से एक लड़ाकू विमान है, हर इंडिया के बॉर्डर पे सैनिक है, तो उसका खर्चा कहाँ से आएगा भाई? पैसा तो मशीन से छापेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, देश का आर्थिक स्थिति गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, वो जब हम आपको पढ़ाएंगे इकोनॉमिक्स तो उसमें आपको अच्छा से बताएंगे कि बहुत लोग कहता है कि जब इतना ही आती है तो पैसा छापने का मशीन में दाना दाना पैसा छाप के सबको बांट देता है, तो उससे अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगा पूरी तरह से। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि वैसा स्थिति था। तो अभी भी टैक्स क्यों लिया जाता है? हम लोग शांति से रहते हैं, हम लोग को देख रेख के लिए प्रशासन है, सीमा पे सेना है, सैनिक है, वो लोग हमारी रक्षा करते हैं। तो उन लोगों के लिए खाना पीना पैसा कौड़ी जो आता है वो कहाँ से सरकार देगी? आप ही लोग हम ही लोग से लेके देगी ना। तो भाई तो कर कम लिया जाता था, बलि हुआ करता था, इच्छा के अनुरूप देने वाला। क्लियर हो गया? चलिए, न्याय के लिए संस्था था। न्याय के लिए वही कबीला का संस्था लोग थे, सभी लोग मिलकर न्याय करते थे। राजा को न्याय देने का उतना अधिकार नहीं था, इनको उतना शक्ति ही नहीं था, प्रदान नहीं था, वो उतना योग भी नहीं हुआ करते थे कि ये न्याय कर सके। तो सभी लोग मिलकर न्याय किया करते थे। अब आते हैं हम ऋग वैदिक या पूर्व वैदिक काल का। आपसे कहते हैं कि सामाजिक जीवन क्या था, समाज में लोग कैसे रहते थे। तो समाज की अगर हम बात करें तो लोग समतावादी थे।
समतावादी का मतलब सब एक दूसरे से कोई भेदभाव नहीं था, सब एक दूसरे के समान थे, एक दूसरे से बहुत प्रेम भाव से लोग रहते थे और समान रूप से रहते थे। ठीक है, वर्ण व्यवस्था प्रारंभ हो चुका था। ठीक है, समतावादी थे और वर्ण व्यवस्था जो है प्रारंभ था, और वर्ण व्यवस्था प्रारंभ था लेकिन कर्म पर आधारित था। ऐसा नहीं कि हम क्षत्रिय हैं ब्राह्मण हैं तो बहुत बड़ा, ऐसा कुछ नहीं था। आप जैसा कर्म करेंगे वैसा आपको वो वर्ण आपको प्राप्त होगा। अगर आप शिक्षा में बलवान हैं, शिक्षा आपके पास बहुत है, तो आप आसानी से ब्राह्मण बन सकते थे। 4 गो है ना वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। ठीक है, तो ब्राह्मण अगर आप शिक्षा में पारंगत है तो आप ब्राह्मण बन सकते हैं। अगर आप शक्ति में पारंगत है, शक्ति के पास आप ताकतवर है तो आप क्षत्रिय बन सकते थे। तो कर्म पे आधारित वर्ण व्यवस्था था, इसको याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, और वर्ण का पूरा जानकारी अगर हम बात करें तो वो ऋग्वेद के 10वां मंडल में मिलता है। और एक चीज़ और हमने बताया कि वर्ण व्यवस्था जो था वह कर्म पर आधारित था, तो यह ऋग्वेद के कैमा मंडल में, तो वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित था। यह ऋग्वेद के 9वां मंडल में वर्णित है, इसको याद रखेंगे। और वर्ण का पूरा जानकारी अगर हम देखें तो वह ऋग्वेद के 10वां मंडल से प्राप्त होता है, जिसको हम पुरुष सूक्त के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसको हम ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के नाम से जानते हैं। क्लियर हो रहा है? चलिए, उस समय देखिए दास प्रथा का प्रचलन था, लेकिन कम था, बहुत कम था, और ज़्यादा शोषण नहीं किया जाता था। दास प्रथा हमारा ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल में, इसका समय 1500 से 1000 ईसा पूर्व है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो उसको उस समय यह देखा जाता था कि दास प्रथा था लेकिन बहुत कम में, और शोषण वोषण नहीं किया जाता था। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि परिवार था, सबसे समाज का सबसे इम्पॉर्टेंट इकाई परिवार था, जिसको कुल कहा जाता था। ठीक है, तो परिवार था, उसको क्या कहते थे हम? कुल कहते थे। और परिवार पितृसत्तात्मक था, लेकिन हमने क्या देखा है सिंधु घाटी सभ्यता में परिवार कैसा था? मातृसत्तात्मक था। लेकिन यहाँ पे वैदिक काल में जो है वो पितृसत्तात्मक था, और लोग संयुक्त रूप से रहते थे, एक साथ रहते थे, संयुक्त परिवार था। ठीक है, तो पितृसत्तात्मक और संयुक्त परिवार था, इसको भी हमने देखा। और महिला की स्थिति बड़ा बढ़िया था। ठीक है, बहुत बढ़िया था, समझ लीजिए। मतलब महिला के लिए 16 संस्कार का वर्णन किया गया है, महिलाओं के लिए 16 संस्कार का वर्णन किया गया है, जिसमें उपनयन संस्कार सबसे इम्पॉर्टेंट माना जाता है। उपनयन संस्कार सबसे इम्पॉर्टेंट माना जाता है, इसको याद रखेंगे कि महिलाओं के लिए सीधा प्रश्न पूछेगा सबसे इम्पॉर्टेंट संस्कार क्या था, तो उपनयन संस्कार सबसे इम्पॉर्टेंट था। साथ ही साथ कुछ विदेशी महिलाओं के बारे में भी जानकारी देखने को मिलता है। तो विदेशी महिला की जानकारी कौन कौन थी? तो वो ऋषि परिवार से, ऋषि कुल से संबंधित थी। उन लोगों का शिक्षा काफ़ी बेहतर था, जिसको हम देख लेंगे। अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, ये सब के सब विदुषी महिलाएं थी, माने विद्वान के कैटेगरी में थी। ठीक है, तो विदेशी महिला अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, ये लोग विदुषी थी, क्योंकि ऋषि परिवार से ये लोग ये रखती थी। एक चीज़ और, ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल में दहेज प्रथा नहीं था, बाल विवाह नहीं था, सती प्रथा नहीं था, पुनर्विवाह था। आप दोबारा शादी कर सकते, महिलाएं दोबारा शादी कर, ये सब महिलाएं के बारे में बता रहे हैं, महिला दोबारा शादी कर सकती थी। नियोग प्रथा भी था। नियोग प्रथा का मतलब हुआ कि जिस महिला की पति मर जाते हैं और जो विधवा हो जाती है वो दोबारा विधवा विवाह समझ लीजिए, इसमें प्रचलित था। तो काफ़ी अच्छा इसमें देखने को मिलता है महिलाओं की स्थिति यह ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल में। शाकाहारी मांसाहारी, मुर्गा मुर्गी सब को चर के खाता था लोग, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे ऋग वैदिक काल के लोग। ठीक है, और साथ ही साथ मनोरंजन के लिए पासा, नृत्य और घुड़दौड़ करते थे। इन लोगों के बारे में हमने इतना देखा कि किस प्रकार, तो हमने देखा है अभी सामाजिक जीवन और राजनीतिक जीवन। अब अगले नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि आर्थिक जीवन क्या था और धार्मिक जीवन क्या था, इसके बारे में हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको काफ़ी अच्छा सेशन लगा होगा, और आप वीडियो को आप कंटिन्यू देखें, रोज़ देखें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब तो जरूर करवाएं, और साथ ही साथ कोई भी अगर कमी है तो उसको आप कमेंट करके हमको बताएं, ताकि उसको हम ठीक करें। तो चलिए, धन्यवाद। वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे, आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा। धन्यवाद।